हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, बिजनेस लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स आपने क्लास 12th में जब पार्टनरशिप अकाउंट सॉल्व किया होगा तब आपने इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, बी कॉम, एम कॉम हर लेवल के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट उसके पहले हम एक पॉइंट तुम लोग से डिस्कस करना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जितना भी हमारा नोट्स है वो सब हम तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में मेंशन करेंगे। हैंडआउट्स के नाम से एक लिंक होगी, वो आप लोग डाउनलोड कर लेना, उस पर आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे पूरा पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात करते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। कभी भी कोई एक्ट पढ़ते हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एक्ट ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर इंडिया में किसी भी स्टेट में या किसी भी प्लेस पे कोई भी बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप आप रन करोगे तो फिर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स, रेगुलेशन, सेक्शन, सब सेक्शंस सब कुछ फॉलो करना होगा। क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन किया गया है कि अगर आप पार्टनरशिप में अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो फिर उसकी क्या कह लो कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको पार्टनरशिप बनानी है, किस तरीके से उसका डिसोल्यूशन होगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहो तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो सारी डिटेल्स कहाँ लिखी हुई है, सारी फॉर्मेलिटीज कहाँ लिखी हुई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, अच्छा एक और छोटा सा पॉइंट हमें यहाँ डिस्कस करना है कि ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये तो 1932 में आया, तो इसका मतलब अब आप लोग पूछोगे कि क्या मैम 1932 के पहले बिजनेस जो हम लोग कंडक्ट करते थे क्या वो पार्टनरशिप के फॉर्म में नहीं होता था? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब 1932 के पहले भी बिजनेस लोग करते थे पार्टनरशिप के फॉर्म में, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो कहाँ मेंशन की गई थी? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ठीक है, हमने ये बताया कि 1932 में तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया, बट उसके पहले पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो मेंशन की गई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। एंड 1932 में जब ये एक्ट आया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जितने भी पॉइंट्स, जितने भी सेक्शंस, जितने भी सब सेक्शंस पार्टनरशिप से रिलेटेड थे उन सबको वहां से डिलीट कर दिया गया और उन सबको ऐड कहाँ कर दिया गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आने के बाद पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी सेक्शन, सब सेक्शंस थे वो कहाँ कवर कर लिए गए? इस एक्ट में। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सेक्शन, सब सेक्शंस, फॉर्मेलिटीज थी उन सबको डिलीट करके यहाँ एड ऑन कर दिया गया। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हम लोगों को बेसिकली 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट होगा जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप पे, सेकंड होगा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स पे, एंड थर्ड होगा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, हर एक यूनिट की 4 क्लासेस रहेंगी जो कि हम अपलोड करते चलेंगे। ठीक है, ओवरऑल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमारे पास ओवरऑल 12 क्लासेस होंगी। ठीक है, अच्छा अब ये बात कर लेते हैं कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ने के पहले कि जो बिजनेस हम करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें तो हम लोग अपने बिजनेस को कई फॉर्म में कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटर, है ना। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, कंपनी। इसके अलावा अगर अपने को पता हो तो एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बट उसके भी हम बात नहीं करेंगे। इन तीनों टॉपिक के बारे में वैसे डिटेल डिस्कशन हमें करना है। ठीक है, यूनिट 1 में ही हम करेंगे, बट अभी फिलहाल थोड़ा बहुत इसका ओवरऑल व्यू देखो कि अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, क्योंकि ये भी तो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एंड सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या? जहां पे एक पर्सन ओनर होता है, वही पूरा का पूरा बिजनेस कंडक्ट करता है, वही कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, सारे फील्ड्स भी वही देखता है, एंड उसके ही सारे के सारे बिजनेस डिसीजंस भी होते हैं,
प्रॉफिट उसका, लॉस उसका, ओवरऑल रिस्क भी उसका, ठीक है। एंड पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप मतलब जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके बिजनेस कंडक्ट करते हैं। तो अब आप लोग ये सोचोगे कि फॉर्म ऑफ बिजनेस में हमने पार्टनरशिप ही क्यों चूज किया और सोल प्रोप्राइटर क्यों नहीं चूज किया? तो उसका एक बहुत बेसिक रीजन है कि अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो उसमें एक अकेला सोल, एक पर्सन होता है जो पूरा बिजनेस रन करता है। अब जब वो बिजनेस रन करता है तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन अज्यूम करो 50,000 का करेगा, ठीक है। उसके अलावा उसको सारे फील्ड्स देखने, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो। तब एक पर्सन हर फील्ड में तो एक्सपर्टाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर बेनिफिट तुम लोग देखोगे तो बेनिफिट क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, तुरंत वो बिजनेस डिसीजन ले सकता है, पूरा प्रॉफिट उसका। बट अगर डिसएडवांटेज देखोगे तो हमेशा ये होगा कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा एंड पूरा का पूरा रिस्क उनका होगा। बट अगर हम लोग पार्टनरशिप चूज करें ना, तो पार्टनरशिप में हमेशा दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो उस केस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा एंड हर कोई अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज किया होगा। जैसे कोई मैनेजमेंट में अच्छा होगा, कोई अकाउंटिंग में अच्छा होगा, कोई एडवर्टीजमेंट के काम में अच्छा होगा, ठीक है। तो उस केस में आपका बिजनेस प्रॉपर तरीके से आप रन कर पाओगे, ठीक। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो उस केस में हम सोल प्रोप्राइटर ना चूज करके क्या चूज करेंगे? पार्टनरशिप, ठीक। अब अगर हम लोग पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस की बात करें तो भाई कंपनी तो दो तरह की होती है, पब्लिक होती है और प्राइवेट होती है, यही ना। अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें कम से कम दो लोग चाहिए और पब्लिक में कितने चाहिए? 7। तो अब आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पार्टनरशिप में भी दो लोग चाहिए एंड कंपनी, प्राइवेट कंपनी अगर हम बनाए तो उसमें भी दो लोग चाहिए, तो क्यों नहीं हम प्राइवेट कंपनी ही बना ले? सिंपली अगर आप कंपनी बनाने जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इसीलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती हैं फुलफिल, टाइम टू टाइम उनका रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है। बट अगर पार्टनरशिप में बात करें तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। आप चाहो तो कराओ, आप चाहो तो स्किप कर दो, ठीक है। तो पार्टनरशिप इसीलिए लोग चूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक। बट कंपनी के केस में क्या है कि कंपनी के केस में आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहो तो करा सकते हो, वहां पे भी कम से कम दो लोग होने चाहिए। बट दिक्कत यही होती है कि वहां का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इसलिए फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, हम लोग का एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वैसे तो ये नया नहीं रह गया है, 2008 से ये कॉन्सेप्ट है और हम लोगों के लॉ में, बिजनेस लॉ का पार्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जर्नली ये ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि अगर आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हो तो आप एलएलपी कर लो। एलएलपी मतलब क्या? सेम सारी चीजें पार्टनरशिप जैसी चलेंगी बट उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बट स्टिल वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी कंप्लायंसेस हैं लॉ के, डॉक्यूमेंटेशन, वो बहुत कम है, लिमिटेड है। इसीलिए अगर आप पार्टनरशिप के अलावा कुछ चूज करना चाहो तो फिर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे स्किप कर सकते हो। अभी हम उस पर डील नहीं करेंगे क्योंकि एलएलपी पे हम लोग का पूरा एक यूनिट है, पूरा एक चैप्टर है एलएलपी करके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उस पर हम लोग बाद में चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, यूनिट 1 जो कि दिया हुआ है जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और हम ये बता दें कि इसमें हम लोग का कितना टॉपिक है जो हम लोग को डील करना है। पहला, एक तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक। तीसरा हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, की पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनर्स है, ये पार्टनरशिप है कि कितने तरह की पार्टनरशिप होती है। एंड इसके अलावा एक और टॉपिक है जहां पे हम सोल प्रोप्राइटर का पार्टनरशिप के साथ, पार्टनरशिप का कंपनी के साथ डिफरेंस देखेंगे एंड पार्टनरशिप का एलएलपी के साथ क्या डिफरेंस है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं, जो कि बेसिकली क्या है, जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जिसपे इस क्लास में हम लोगों को दो टॉपिक कवर करना है। एक सेक्शन 4 दैट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4। देखो सेक्शन 4 में बताया है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप मतलब एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जो लोगों के बीच में होता है, ठीक। एंड ये किस तरह का रिलेशन है जहां पे वो ये अग्री करते हैं कि वो बिजनेस कैरी करेंगे, वो भी प्रॉफिट मोटिव से, एंड उस बिजनेस में एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होगा, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, हमने कहा पार्टनरशिप
एक ऐसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन, जहां पे आपके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि पार्टनरशिप हम किसी भी पर्सन के साथ कर लेंगे, पार्टनरशिप हम उन लोगों के साथ करते हैं जिनका हमारे साथ एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, उन पे हमें म्यूचुअल फेथ होता है, ठीक है। बिटवीन पर्सन्स, कितने लोगों की बात कर रहे हैं, 2 or more persons who have agreed to share the profits of the business, जो किस बात पे अग्री कर रहे हैं कि हम बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपस में शेयर करेंगे। और ये बिजनेस कैसा होगा, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्या मतलब है इसका, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अब आप लोग बोलोगे कि मैम म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, म्यूचुअल एजेंट, जहां हम भी आपके एजेंट होंगे और आप भी हमारे एजेंट होंगे। मतलब अगर हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में 2 लोग हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स के हर एक्ट के लिए लाइबल कौन होगा, वाई, और वाई के हर एक्ट के लिए लाइबल कौन होगा, एक्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो बताया कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है कि अगर एक्स एंड वाई मिल करके चाहे तो वो बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप का, और अगर वो चाहे तो कोई एक भी बिजनेस चला सकता है बाकी सबके बिहाफ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तो है नहीं, ठीक है। ये हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे कि ये वॉलंटरी है इसका रजिस्ट्रेशन। तब उस केस में जो पार्टनरशिप फर्म है उसको किससे जाना जाता है, उसके पार्टनर्स से जाना जाता है, ठीक है। मतलब अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या कि अगर पार्टनर्स की बात करें तो एक पार्टनर के एक्ट के लिए बाकी सारे के सारे पार्टनर्स लायबल हो, ठीक है। मतलब किस तरह का रिलेशन है प्रिंसिपल एजेंट का, कि एजेंट कुछ भी करे उसके लिए लायबल हमेशा कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो वही चीज यहाँ अप्लाई की गई है कि अगर एक पार्टनर कुछ भी करता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा, सारे के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स लायबल होंगे। रीजन बीइंग कि यहाँ पे जब भी हम लोग बात करें तो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल फेथ होता है, ठीक है। और आपसे आपके फर्म को जाना जाता है तो उस केस में आपके बीच में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। कि आप कुछ भी करोगे तो ये माना जाता है कि बाकी सारे पार्टनर्स को उसकी नॉलेज थी और उसी बेसिस पे हम सबको लायबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब एक बार तोड़ तोड़ के ये पूरी की पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इसको हमने बता भी दिया कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons हु हैव अग्रीड, किस बात के लिए वो अग्री कर रहे हैं, ठीक है, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। और ये बिजनेस कैसा होगा, जो कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जहां पे वो बिजनेस सबके सब मिलकर के कैरी ऑन कर सकते हैं या उनमें से कोई एक भी बिजनेस को रन कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें पता है कि पार्टनरशिप की तुम लोगों को ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 में ये लर्न हो गई होगी। तो ओवरऑल पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ इतना ही होता है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग हों, उन 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल फेथ होना चाहिए। उन सब की प्लानिंग हो कि हम एक बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, उस प्रॉफिट को आपस में शेयर करना जरूरी है। एंड उस बिजनेस को अगर कोई एक चाहे तो वो भी चला सकता है या सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर के भी चला सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स हर चीज के लिए लायबल होने वाले हैं, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब भी है कि अगर आप कोई भी एक्ट करोगे तो उसके लिए सारे लोग लायबल माने जाएंगे। रीजन बीइंग कि आपके हर एक्ट के बारे में हम ये मान के चलते हैं कि सबको नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन था। इसके अलावा हम लोग को 3 चीज और देखनी है कि एक तो पार्टनर कौन होते हैं, एक फर्म कौन होता है, ठीक है, और एक फर्म नेम देखना है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग के लिए कि मान लेते हैं कि एक्स वाई एंड एसोसिएट्स है, ठीक है। कौन है, एक्स वाई एंड एसोसिएट्स। तो इस केस में अगर एक्स को तुम इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करो, वाई की इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करो, तो वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर कलेक्टिवली बोलेंगे कि एक्स वाई कलेक्टिवली बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फर्म। एंड ये जो नाम दिया एक्स वाई एंड एसोसिएट्स, ये क्या हो गया, फर्म नेम, ठीक है। तो हमने 3 चीज और बताई कि अगर हम हर एक पर्सन को इंडिविजुअली बोले तो वो पार्टनर बोले जाते हैं, कलेक्टिवली बोले तो वो फर्म कहलाएंगे, एंड अगर पूरे के पूरे इस फर्म का नाम पढ़े तो ये क्या हो जाएगा, फर्म नेम, ठीक है। आप लोग पीडीएफ में पेज नंबर 1 में देखना, सेक्शन 4 के बारे में पूरी मैंने डिटेल दी है कि सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है और उसके अलावा पार्टनर कौन होते हैं, फर्म कौन होता है, फर्म नेम क्या
क्या होता है। तो ये सारी चीजें सेक्शन 4 का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमने लिखा है एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो एलिमेंट्स मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। एलिमेंट्स मतलब जब हम पार्टनरशिप बना रहे हैं तो उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और रिक्वायरमेंट ना आप लोग खुद बता सकते हो, अगर पार्टनरशिप की ये पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हुई है तो एलिमेंट तो हम बता ही सकते हैं। एलिमेंट में क्या क्या होगा कि मैम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, वो प्रॉफिट शेयर होना चाहिए बेसिकली, एंड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड इसके अलावा एक और पॉइंट है एलिमेंट्स में, अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक। देखते हैं एक एक करके पॉइंट हम लोग। देखो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, दैट इज पर्सन होने चाहिए, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, हम यहाँ किसकी बात करें, पर्सन्स की। और ये पर्सन कौन से वाले पर्सन, ऐसे नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हो, मतलब इन द आईज ऑफ लॉ उनकी कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन हो, उनकी कुछ ना कुछ मतलब आइडेंटिटी हो, ठीक है। तो अब हम सबको पता है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को उनके पार्टनर्स से जाना जाता है, एंड पार्टनरशिप फर्म की इंडिविजुअली कोई मतलब इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो उनकी किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो कोई सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट नहीं किए जाते, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, कोई कराता है कोई नहीं कराता है। तो इन द आईज ऑफ लॉ क्या फर्म की कोई रिकॉग्निशन है, नहीं है। तो सिंपली ये क्लियर हो गया कि क्या एक फर्म में दूसरा फर्म पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी रिकॉग्निशन नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं माइनर की, कौन होते हैं माइनर, जो बिलो 18 ईयर्स होते हैं, ठीक है, जो 18 साल से कम के होते हैं। तो माइनर भी अगर हम लोग देखें इन द आईज ऑफ लॉ, तो माइनर की किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, दैट इज एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो उस केस में क्या माइनर को हम अपने फर्म में पार्टनर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ नहीं है, ठीक। बट अगर माइनर को सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर के चाहें तो वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हैं, और वो बेनिफिट किसका होना चाहिए, दोनों का, फर्म का भी बेनिफिट होना चाहिए एंड माइनर का भी बेनिफिट होना चाहिए। क्लियर है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने कहा कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। बट क्या हमने मैक्सिमम की कोई लिमिट बताई, नहीं बताई। अब क्या मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, देख लेते हैं। देखो हम यहाँ पे मेंशन करें मैक्सिमम के लिए, क्या मैक्सिमम की मैम कोई लिमिट नहीं है। देखो अगर हम लोग बात करें किसकी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताया, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि अनलिमिटेड, हम क्या बोले कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं इन द पार्टनरशिप बिजनेस, ये मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट इज साइलेंट है, ठीक है। बट कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में बोला है कि मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 50 मेंबर्स मैक्सिमम अलाउड है, ठीक है। हमने क्या बोला कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, जिसकी बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम लिमिट पे क्या है, साइलेंट है, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो हम अनलिमिटेड भी नहीं बोल सकते और हम अपनी तरफ से कोई नंबर भी उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते। क्लियर है। अच्छा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन तुम लोग को नोट्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पे चेक करना, पूरा तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल अगर एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस की बात करें तो होपफुली क्लियर हो गया होगा कि इसमें 2 चीज का ध्यान रखना है। एक, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ भी साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला है। एंड नेक्स्ट, पर्सन्स होने चाहिए। वो कौन से पर्सन्स की बात कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ऐसा नहीं कि किसी की भी बात कर रहा है, उन लोगों की बात कर रहा है जिनकी एग्जिस्टेंस होती है इन द आईज ऑफ लॉ। इसका मतलब 2 लोग यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकते, पहला फॉर्म पार्टनर नहीं बन सकता दूसरे फॉर्म में, और माइनर पार्टनर नहीं बन सकता दूसरे फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अग्रीमेंट की। तो देखो हमने क्या बोला कि जो ये पार्टनरशिप फर्म है इसका रजिस्ट्रेशन कैसा है, मैंडेटरी तो है नहीं, वॉलंटरी है, आप कराना चाहो कराओ, नहीं कराना चाहो मत कराओ। तो उस केस में ये बताया है कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म
स्टार्ट करना है, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, तो कम से कम आपके पास अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कराया है तो कम से कम कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट कर सको। हमने बोला था कि पार्टनरशिप उन लोगों के बीच में होता है जिनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, बट स्टिल अगर फ्यूचर में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और हमारे पास कोई अग्रीमेंट भी नहीं है, हम अगर आज पार्टनरशिप बनाने के टाइम पे अगर हम कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, तो उस केस में होगा क्या कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो उस केस में बताया गया है कि अग्रीमेंट की अगर बात करें तो यही बेसिस होता है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। मतलब अगर आपको अपना पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है तो मिनिमम आपको क्या चाहिए, अग्रीमेंट चाहिए। क्लियर है मेरा पॉइंट। और ये अग्रीमेंट कैसे भी बन सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है और एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। इम्प्लाइड मतलब जो दो पार्टनर्स के कंडक्ट से, जैसा वो कंडक्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, उसके बेसिस पे पार्टनरशिप में अग्रीमेंट बन जाता है। मतलब मान लो एक्स और वाई बहुत टाइम से एक साथ बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट होता है। क्यों इम्प्लाइड अग्रीमेंट, मतलब कि जो चीज उन्होंने बोल के नहीं बताई, जो चीज उन्होंने लिख करके नहीं बताई, दैट इज ना तो रिटन फॉर्म में ना ओरल फॉर्म में है, बट स्टिल कंडक्ट से ये चीज कंफर्म हो गया कि हाँ एक्स का इतना रेशियो होगा, वाई का इतना रेशियो होगा, ठीक है, प्रॉफिट का। इसके अलावा हम कह रहे हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, आइदर इन ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म। आप चाहो तो ओरली डिस्कस कर सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस को, आप चाहो तो रिटन में रख सकते हो, ठीक है। अगर ओवरऑल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो इसमें ये सजेस्ट किया गया है कि अगर आप अग्रीमेंट बना रहे हो तो अग्रीमेंट हमेशा रिटन फॉर्म में रखो। रिटन फॉर्म में रखने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ होगा। क्लियर है मेरा पॉइंट, ठीक है। और अग्रीमेंट में बेसिकली हम लोग सारी चीजें मेंशन कर देते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा एंड सो ऑन। उस पर हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक। उसके बाद देखो बता रहा है कि बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस मतलब क्या भाई, बिजनेस मतलब ट्रेड भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है। ट्रेड मतलब आप मार्केट से कोई सामान खरीदे बेचे। बिजनेस मतलब बना करके बेचना हो गया। एंड इसके अलावा प्रोफेशन भी हो सकता है। प्रोफेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो इनका अपना प्रोफेशन है, ठीक है। तो ये लोग भी चाहें तो मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, ठीक। तो बिजनेस सबसे पहले मैंडेटरी है कि बिजनेस होना चाहिए, बट बिजनेस में ना दो चीज है। एक बिजनेस तो होना चाहिए, बट वो बिजनेस किस मोटिव से होना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ गेन्स। ये नहीं कि बस बिजनेस कर लिया और बिजनेस में कोई मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है। तो बिजनेस आप कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, बट ये जो बिजनेस आप बनाओगे इसमें आपका मोटिव क्या होना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ गेन। मतलब सारा का सारा आप ये जो बिजनेस कर रहे हो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी चीज क्लियर हो गई कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। हमने क्या बोला, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो पार्टनरशिप के फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है, नहीं करा सकती। क्लियर है मेरा पॉइंट, ठीक है। तो ये था बिजनेस जिसमें हम लोग दो चीज देखें, और इसके बारे में भी पूरी डिटेल तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगी कि अगर बिजनेस की बात करें तो इसमें दो चीज का तुम लोग को ध्यान रखना होता है, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन विद प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। देखो ऊपर भी लिखा हुआ था डेफिनेशन में कि हमारे बीच में जो अग्रीमेंट है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए कि हम लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। क्या कहीं लॉस लिखा है, नहीं। इसका मतलब अगर मान लो तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स और वाई ये बोल सकते हैं कि हम सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेंगे एंड जेड बोलेगा कि हम प्रॉफिट एज वेल एज लॉस सब शेयर करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि बेसिक कंडीशन क्या है कि इन तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, लॉस शेयरिंग नहीं भी होगी तो चलेगा। कई बार क्या होता है कि एक्स और वाई मान लो ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो ये कह सकते हैं कि हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हमारा मतलब एक तरह से कह लो कि इंगेजमेंट ज्यादा है बिजनेस के कंडक्ट में, तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करेंगे, लॉस में शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर Z एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या फिर अगर मान लो Z ने कम कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है तो बोला जा सकता है कि आप सिर्फ आप प्रॉफिट के साथ साथ आपको लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। बट X अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में शेयर होगा। अब किस रेशियो में शेयर होगा वो कहीं मेंशन नहीं किया है, आप कितना भी रेशियो चाहो तो रख सकते हो। XYZ आपस में रख सकते हैं 40-40-20 का, ठीक है,
या फिर 45-45-10 कितना भी परसेंट रख सकते हो, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में आप बेसिकली कहाँ मेंशन करते हो, अग्रीमेंट में, ठीक है। और अगर नहीं मेंशन किया है तो फिर इक्वल शेयरिंग हो जाएगी प्रॉफिट की, वो ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसका शेयर होना चाहिए, प्रॉफिट का। क्लियर है, लॉस शेयर ना भी हो तो भी चलेगा। एंड लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगेन हम किसकी बात करें, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की। देखो अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एक कार्डिनल प्रिंसिपल होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फॉर्मिंग पार्टनरशिप, ठीक है। अगर आपको पार्टनरशिप बनाना है तो इसका मतलब आपके बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या है हम पहले बता चुके हैं, जहां दो पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होगा। मतलब अगर एक्स कुछ भी करेगा तो उसके लिए लायबल एक्स एंड वाई दोनों होंगे, वाई कुछ भी करे उसके लिए लायबल ये दोनों होंगे। मतलब एक्स जब भी एक्ट करता है तो ये माना जाता है कि वो एजेंट की कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, और उसका प्रिंसिपल कौन है, वाई। तो ये चीज बताया गया है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में कि जो दो पार्टनर्स होते हैं या उससे ज्यादा जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना जरूरी है। दैट इज उनके हर एक्ट के लिए सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। क्लियर है, तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप का, जिसमें ये 5 पॉइंट्स आपने देखा। एक, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। लोग कैसे होने चाहिए, जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ हो, ठीक है। एंड मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट की बात करें, अग्रीमेंट किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, आइदर इन इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, बस होना चाहिए, कंपल्शन है कि आपका अग्रीमेंट तो होना चाहिए। पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट अग्रीमेंट मैंडेटरी है। बिजनेस किस फॉर्म में होना चाहिए, आइदर इन ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। बट इसके अलावा एक और चीज हमने बोला कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, दैट इज एक्विजिशन ऑफ गेन के मोटिव से होना चाहिए। नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट तो शेयर करना ही होगा, भले आप लॉस शेयर ना करो। एंड लास्ट इज कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, एंड ये मैंडेटरी होता है कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप हो। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मतलब हम बार बार बता रहे हैं कि आपके हर एक्ट के लिए सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, क्योंकि जब आप कोई भी एक्ट करते हो तो उस केस में आपको एजेंट माना जाता है और बाकी पार्टनर्स को प्रिंसिपल माना जाता है। इसके अलावा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखा है ना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पार्टनर चाहे तो वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है, ये सारे पार्टनर्स मिल करके बिजनेस रन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली लायबिलिटी तो सबकी बननी है। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, हम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बताएं कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी केस स्टडी है। देखो केस स्टडी हम यहाँ लिख दे रहे हैं तुम लोगों के लिए। केस स्टडी है हमारी केडी कामत एंड कंपनी की। इसमें क्या बताया है ये समझो। देखो ओवरऑल ये बताया गया है केडी कामत एंड कंपनी में कि अगर हमें ये देखना है कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। अगर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, मतलब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, तो हम लोग स्विच करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बट अगर मान लो आप लोग देखो कि दो लोगों के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, अज्यूम मेरा कोई एम्प्लॉय है और हमने उसको बोला कि अगर आप अपना टर्नओवर का टारगेट कंप्लीट करते हो, अपना टारगेट कंप्लीट करते हो, तो उस केस में हम आपको अपने प्रॉफिट का 10% शेयर करेंगे, ठीक है। तो हम कौन हुए, एम्प्लॉयर, वो कौन है, एम्प्लॉय। बट क्या हमारे बीच में प्रॉफिट का तो शेयरिंग हो रहा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आप ये कह सकते हो कि मैम के बीच में और मैम के एम्प्लॉय के बीच में पार्टनरशिप है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप चाहिए। क्या मेरे हर एक्ट के लिए एम्प्लॉय लायबल है और क्या एम्प्लॉय के हर एक्ट के लिए हम लायबल है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे हम कभी ये नहीं बोल सकते कि हमारे बीच में पार्टनरशिप है। अगर आपको ये चेक करना है कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करनी होती है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अगर हम दोनों एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल हैं, तो नेक्स्ट देखा जाता है कि क्या हमारे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है। अगर ये दोनों चीज एग्जिस्ट करती है तब मानते हैं कि हमारे बीच में पार्टनरशिप है। क्लियर है। बट अगर कार्डिनल प्रिंसिपल की बात करो, बेसिक प्रिंसिपल की, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट दोनों है कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। बट अगर आप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात करो तो वो तो कई जगह पे होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भी, कि
कि वहां पे भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। बट अगर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की बात करो तो वो सिर्फ पार्टनरशिप में होगा। इसीलिए अगर पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, भाई अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कैसे एग्जिस्टेंस चेक करोगे? सबसे पहले ये देखोगे कि क्या म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। अगर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है तो फिर आप चेक कर लोगे क्या पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग भी है तो फिर ये माना जाता है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रहा है। और यही चीज केडी कामत एंड कंपनी में बोला गया है कि पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए दोनों पॉइंट देखना होता है, बट पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप को। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैटर करेगा, अगर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैटर नहीं करेगा। और इतना का एंड इतनी जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी है। तो कुछ लोग कराते हैं, अगर वो कराए हैं तब तो पता चल जाएगा पार्टनरशिप है, बट अगर नहीं कराएंगे तो चेक करने के लिए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के लिए कुछ तो करना होगा। एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हमारा क्या है? सिंपली म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्लियर है? तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप फर्स्ट स्टेप है एंड नेक्स्ट स्टेप है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? ये हम लोगों का ओवरऑल टॉपिक था रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले हमने सेक्शन 4 देखा जिसमें हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे, एंड नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। आज की क्लास के लिए सिर्फ यही 2 टॉपिक हमें तुम लोगों को पढ़ाना था। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। इसके अलावा इसका जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है उसको प्लीज पूरा डिटेल स्टडी कर लेना, सो दैट तुम लोग को आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्पेशली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स की बात करें तो इतना पढ़ने के बाद एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाएंगे उसके लिए हम एक अलग से डिस्कशन क्लास तो रखेंगे ही जब हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 खत्म हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी केस स्टडीज हैं, जितने भी पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सब का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा यूनिट 1 का बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके अलावा हमारे एक और बच गया पार्टनरशिप डीड, एंड क्या कंपैरिजन है पार्टनरशिप का बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ, वो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।